स्टार्ट करें क्या? ठीक है, पेज नंबर 50 में जाइए। गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर नंबर है 11, जो कि है हिंदी की शब्द संपदा। यह चैप्टर जो है, उसको पढ़ने के बाद हम बहुत सारे ऐसे शब्दों को जानेंगे जिसका कि हिंदी में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जो कि अंग्रेजी से लिया गया है या फारसी का शब्द है या फिर उर्दू का शब्द है या संस्कृत से लिया गया है, परंतु उसको हिंदी में अलग तरीके से प्रयोग किया गया है या हिंदी को समृद्ध करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो शुरुआत करते हैं। अंकित जी सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? ठीक है सर, गुड इवनिंग सर। शुरू करें? हाँ सर। आप सो नहीं रहे ना? हाँ, नींद नहीं आ रही है ना अभी? नहीं नहीं, नींद सोए थोड़ी थे। अच्छा, आराम कर रहे थे। नहीं नहीं, हम बैठे हुए थे, अभी मैम मैसेज किए। अच्छा, तो ये हमारा चैप्टर है 11, जिसका नाम है हिंदी की शब्द संपदा। संपदा का मतलब क्या होता है? धन दौलत होता है बेसिकली। तो हिंदी की शब्द संपदा, संपदा मतलब धन दौलत हो गया, पैसा हो गया, मकान हो गया, घर हो गया, आपको जमीन हो गया, वो सब है। लेकिन जो भाषा है, भाषा का संपदा क्या होगा? उसका शब्द ही उसका संपदा है, दौलत है। ठीक है। तो हमारी हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि अंग्रेजी से लिया गया है, अरबी फारसी से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है, उर्दू से लिया गया है, और उसको परिमार्जित करके या हिंदी में प्रयोग करके उसको और भी समृद्ध किया गया है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे हम लोग। शुरुआत करते हैं। हिंदी की शब्द संपदा। शब्द प्रयोग की दृष्टि से हिंदी एक वृहत और समृद्ध भाषा है, जबकि संपदा का अर्थ होता है धन, दौलत। ठीक है। यहाँ हिंदी की शब्द संपदा अर्थात हिंदी भाषा अपने आप में वृहत, विशाल शब्दों के भंडार से समृद्ध है। शब्द संपदा का अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। किसी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके समूह को शब्द भंडार या शब्द समूह कहा जाता है। जिस प्रकार किसी बड़ी नदी में अनेक छोटी छोटी नदियां तथा झरनों का पानी आकर मिल जाता है, उसी प्रकार हिंदी रूपी महानदी में अनेक भाषा रूपी नदियों एवं झरनों के शब्द आकर मिल गए हैं। जिस प्रकार क्या होता है कि बड़ी नदी में छोटी छोटी जब बारिश का पानी आता है तो नदी, नाला, झरना सबका पानी बह के कहाँ चला जाता है? तो बड़ी नदी में जाकर के मिल जाता है। उसी प्रकार से हिंदी रूपी जो महानदी में है उसमें अनेक भाषा रूपी छोटी छोटी नदियां या झरने आकर के मिल गए हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो हिंदी भाषा में उनकी जननी भाषा संस्कृत के मूल शब्दों, उनके परिवर्तित स्वरूपों तथा अन्य विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के शब्द तथा हिंदी में ही अपने नवनिर्मित शब्दों के कारण हिंदी शब्द भंडार विशाल काय सागर की भांति हो गया है। तो हिंदी शब्द भंडार के बढ़ते स्वरूप का मूल कारण हिंदी भाषा की अपनी सहृदयता या समन्वयशीलता है कि इसने कई दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने में इस तरह शामिल किया गया है कि वो इसी के अंग नजर आते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा के रेल कौन सा शब्द है? इंग्लिश का वर्ड है अंग्रेजी भाषा का। तो उसको हमने हिंदी में किस प्रकार बना दिया है? रेलगाड़ी बनाकर उसको प्रयोग कर दिया है। हिंदी भाषा, ये आवाज कहाँ से आ रहा है अंकित? सर पड़ोसी का घर में बर्तन उर्तन गिर रहे थे। साए साए का आवाज आता है बीच में।
हाँ, जरा मेरा एकांत। घर सामने हाँ है ना, सटा हुआ है इसीलिए। हाँ, तो एकांत में बैठ जाइए ताकि आपको भी डिस्टर्ब नहीं हो और रिकॉर्डिंग भी बढ़िया से हो। तो हिंदी भाषा पढ़ने वाले को अपना भाषा ज्ञान विकसित करने के लिए निरंतर नए अपने शब्द भंडार को बढ़ाते रहना चाहिए। आपके पास शब्द रहेगा तभी आप अपनी भावनाओं को अच्छे से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कई बार हम में जो भावनाएं होती है उसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं या शब्द नहीं होते हैं। तो इसीलिए उपयुक्त भावना को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द भी रहना चाहिए। तो शब्द भंडार के समृद्ध हो जाने से प्रयुक्त की जाने वाली भाषा पर प्रयोक्ता का अधिकार स्थापित हो जाता है और गरिमा युक्त भाषा प्रयोग में सहजता आ जाती है। हिंदी की शब्द संपदा को पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम शब्द युग्म आदि विविध प्रकार से अध्ययन कर दक्षता हासिल की जा सकती है। इसको पढ़िए तो आप, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द आप पढ़िए तो अंकित। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द को प्रति रुकिए रुकिए, शब्द मैं भी पढ़ता कहते हूँ। हैं। एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की संख्या की अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी ही संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। संस्कृत में इनकी अधिकता है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। तत्सम और तद्भव ये सब व्याकरण का चीज है, आप पढ़िएगा, जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। यहाँ एक बात स्मरण रखने की है और वो यह है कि इन शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं हैं। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कहीं कोई शब्द उपयुक्त है और कहीं कोई। प्रत्येक की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। कुछ पर्यायवाची शब्द जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे अग्नि है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? आग। पावक, वही, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु और कृषाणु। कृषाणु का मतलब अग्नि। अनुपम, अनुपम का अर्थ होता है अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय और अतुल। अमृत, अमृत का क्या होगा पर्यायवाची? पीयूष। पीयूष का मतलब भी अमृत होता है। सुधा, अमीय, जीवनोदक। आंख, आंख का क्या होता है? लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, दीर्घ, अक्षी, अंबक, दृष्टि और विलोचन। आकाश का द्यौ, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष और अनंत होता है। उसी प्रकार से आनंद का है मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, उल्लास। आश्रम का होता है पर्यायवाची शब्द मठ, विहार, कुटी, स्तर, अखाड़ा और संघ। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची है आकाश, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, इहा, वांछा। कपड़ा, कपड़ा का क्या सब होता है? वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर। कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो यह है सरोज, जलज, अंबज, पंकज, अरविंद, पदम, कंज, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन और तामरस। उसी प्रकार से गणेश भगवान के लिए, गणेश के लिए लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय,
मोद दाता। घर का गृह, सदन, गेह, निकेतन, आवास, निलय। दूध का होता है दुग्ध, पय, क्षीर, गोरस। चंद्र से पढ़िए तो आप अंकित, चंद्र। अगला पेज, पेज नंबर 51। आपको मिला अंकित, पेज नंबर 51। 51 पेज नंबर। कहाँ से पढ़ना? चंद्र से पढ़िए आप, चंद्रमा, तो चांद, चंद्र। ऊपर हाँ, ऊपर का पेज था ना। और जरा ऊपर कीजिए, पेज नंबर 51। और ऊपर, और हाँ हाँ, बस बस बस, चंद्र मिला। चंद्र का होता है चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि। चोर, चोर का पढ़िए। क्या सर? चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यहाँ दिखी नहीं, यहाँ तो नदी, नदी, पत्नी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूँ। चोर का होता है तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोशक, कुंभिल, हाँ दिखे। खनक, साहसिक। यमुना का सूर्य सूता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। तालाब का सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। दास का अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारक। दुख का पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, खेद। देवता का बोलिए। सूर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, हम्म हम्म आदित्य, हम्म गिवार्न, नदी। गिवार, गिरवान, गिरवान, हाँ ठीक है। नदी का बोलिए। सरिता, तटिनी, हम्म आपंगा, निर्मगा, हम्म हम्म निझरनी, हम्म तरंगिणी, हम्म कूलंकषा, पत्नी पत्नी, का। भार्या, दारा, गृहिणी, बहु, वधू, कलत्र, प्राणप्रिय, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी ठीक है। पति पति, का। भर, भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। हम्म पहाड़, हम्म मधुर, सैर, अचल, महीधर, गिरि, नभ, भूमिधर, तुंग, अद्रि, पर्वत। पृथ्वी, हम्म भू, हम्म इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा। फूल, हम्म सुमन, कुसुम, प्रसून, पुष्प, बाण, तीर, हम्म सर, विशिखा, विशिख, हम्म आशुभ, सिलीमुख, ईसु, हम्म नारच, हम्म बाण, सॉरी बाण तो क्या, बिजली, छंचक, हम्म चपला, विद्युत, सौदामिनी, हम्म दामिनी, हम्म तड़ित, हम्म दिजुरी, शरण प्रभा, हम्म वृक्ष, वृक्ष। हम्म तरु, द्रुम, पादप, विपट, हम्म आगम, हम्म पेड़, गाछ, मछली, हम्म मत्स्य, झग, मीन, मीन, जल जीवन, सफरी, शस, झक। शक, मेघ। हाँ, मेघ, धन, घन, हम्म जलधर, हम्म वारिध, बादल, नीरद, हम्म वारिधर, हम्म पयोध, अम्बुध, पयोधर, हम्म हम्म रात, सर्द, सार्वरी, निशा, रैन, रजनी, यामिनी, हम्म त्रियामा। त्रियामा, विभावरी, हम्म क्षणदा, क्षणदा। हाँ, राजा। राजा, नृप, भूप, मृप, महीपति, नरीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट। वायु, वायु। अनिल, समीर, पवन, हवा। शरीर, देह, तन, तनु, वायु, काया। हम्म समूह। समूह, समूह का। समुदाय, वृंद, हम्म गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, हम्म जत्था।
सर्प, हम्म अहि, भुजंग, विषधर, पाली, फणी, उरग, हम्म पन्नग, नाग, सांप, हम्म सोना, सूर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, हम्म कनक, हृणय, हेम, हम्म जातरूप, हाथी, हम्म हस्ती, गजा, गयंद, करी, कुंज। हम्म। पर्यायवाची शब्दों के अर्थभेद। वास्तविकता में कोई भी शब्द पूर्णतः समानार्थी नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ सूक्ष्म अंतर रहता है। वास्तव में ये शब्द पर्यायवाची न होकर मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द होते हैं, अतः हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करते समय सावधानी से करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप कुछ पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेद नीचे दिया जा रहा है। जैसे अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है? आवश्यकता से ज्यादा। पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार। दर्प, दर्प का मतलब होता है नियम के विरुद्ध करने पर भी घमंड करना। अभिमान, अभिमान का मतलब होता है प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना। घमंड, सभी परिस्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना। अनुग्रह मतलब कृपा, किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका कुछ उपकार। 52, पेज नंबर 52। ये 52 में चल रहा है अभी। अभिमान पढ़े हैं, अब घमंड होगा, घमंड। तो घमंड का मतलब होता है सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना। अनुग्रह का मतलब कृपा, किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका कुछ उपकार या भलाई करना। अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब होता है बहुत कृपा, किसी छोटे के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया। अनुरोध, अनुरोध का मतलब अपने बराबर वालों से किया जाता है। प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब ईश्वर या अपने से बड़ों के प्रति प्रार्थना की जाती है। अस्त्र, अस्त्र का मतलब वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर। शस्त्र का मतलब होता है वह हथियार जो थाम कर चलाया जाता है, जैसे कि तलवार। अपराध, सामाजिक कानून का उल्लंघन अपराध है, जैसे हत्या। पाप, नैतिक नियमों का उल्लंघन पाप है, जैसे झूठ बोलना। दुख, सामान्य पीड़ा। खेद, पश्चाताप की भावना सहित दुख। विषाद, का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। स्नेहा, स्नेहा का मतलब मित्रों या संबंधियों के प्रति लगाव। उसके बाद है पूजा, पूजा का मतलब बिना किसी सामग्री के भी शक्तिपूर्ण विनय अथवा प्रार्थना। अभिनंदन, अभिनंदन का मतलब है किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत। आदेश, आदेश का मतलब किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश, जैसे जिलाधीश का आदेश है कि नगर में सर्वत्र शांति बनी रहे। आदरणीय, आदरणीय का अर्थ है अपने से बड़ों या महान व्यक्तियों के प्रति सम्मानजनक, सम्मान सूचक शब्द। इच्छा, इच्छा का मतलब किसी भी वस्तु की साधारण चाह। साहस, भय पर विजय प्राप्त करना। प्रणय, पति पत्नी का प्रेम। लज्जा, दूसरों से शर्माना। लेख, ऐसी गद्य रचना जिसमें वस्तु या विषय की प्रधानता हो। निधन, महान और लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु को निधन कहा जाता है। मृत्यु, सामान्य शरीरांत को मृत्यु कहते हैं। बालक, कोई भी लड़का। बुद्धि, कर्तव्य का निश्चय करती है। ज्ञान, इंद्रियों द्वारा प्राप्त हर अनुभव। बहुमूल्य, बहुत कीमती वस्तु पर जिसका मूल्य निर्धारण किया जा सके। अमूल्य, जिसका मूल्य न लगाया जा सके। अब पढ़िए तो अंकित महोदय से, पेज नंबर 53। महोदय, अपने से बड़ों का या अधिकारियों को महोदय लिखा जाता है।
विश्वास, सामने हुई बात पर भरोसा करना, बिल्कुल ठीक मानना। व्यथा, किसी आघात के कारण मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट या पीड़ा। आगे पढ़िए। सेवा, गुरुजनों की टहल। ग्लानि, 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 अपने आप पर खेद का अनुभव। सेवा, किसी को सुख या आराम पहुंचाना। शुश्रूषा, रोगी की सेवा करना। अब अनेकार्थक शब्द है कुछ, जैसे किसी एक शब्द के संदर्भानुसार अनेक होना अनेकार्थक शब्द कहलाता है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार इनके दो अर्थ होते हैं। जैसे अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, मतलब, कारण, लिए। अक्ष, अक्ष का मतलब आंख, ज्ञान, मंडल इत्यादि। अपवाद, अपवाद का मतलब कलंक। अतिथि, अतिथि का मतलब मेहमान, साधु, यात्री। अंक, अंक का मतलब गिनती का अंक, नाटक का अंक, अध्याय, चिन्ह, संख्या। अक्षर, अक्षर का मतलब क्या है? ब्रह्मा, विष्णु। अकारादि, वर्ण, शिव। अंबर, अंबर का मतलब आकाश, कपड़ा। अधर, अधर का मतलब नीचे, निचला, शून्य। उत्तर, उत्तर का मतलब उत्तर दिशा, जवाब, हल इत्यादि। कनक, कनक का मतलब होता है सोना भी और धतूरा भी। कर, कर का मतलब टैक्स, सूंड, किरण और हाथ। कोट, कोट का मतलब पहनने वाला कोट भी और किला भी। कर्ण, कर्ण एक नाम भी है और कर्ण का मतलब कान भी होता है। कोटि, कोटि का मतलब धनुष का सिरा या करोड़। कालह, कालह का मतलब समय या मृत्यु। ग्रहण, ग्रहण का मतलब लेना, पकड़ना। सूर्य का ग्रहण और चंद्र का ग्रहण। गुरु, गुरु का मतलब शिक्षक, भारी, बड़ा, श्रेष्ठ। धन, धन का मतलब है घना, बादल, हथौड़ा। टीका, टीका का मतलब तिलक, व्याख्या, संक्रामक रोग। हरि, हरि का मतलब विष्णु, सूर्य, इंद्र इत्यादि। अब शब्द युग्म से आगे पढ़िए आप। अंकित, जी। पढ़िए शब्द युग्म। शब्द युग्म, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण, मात्रा या वर्ण के हल्के हेरफेर के सिवा प्राय समान है, किंतु अर्थ के में भिन्नता है। इनका अर्थगत सूक्ष्म अंतर भली भांति समझ लेना चाहिए। इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद के अधिक होता है। इन्हें युग्म शब्द या समोच्चरी प्राप्त भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आगे समध्वनीय निरर्थक भिन्नार्थक शब्द पढ़िए, पेज नंबर 54। सम समझने समार्थक शब्द, ग्रीक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण में समानता प्रतीत होती है, परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। उनमें में कुछ शब्द युग्म निम्न प्रकार हैं। अंश, कंधा, अंबुज, कमल, अनिल, हवा, अगम, दुर्लभ, अभय। अथक, बिना थके हुए, अवधि, काल, समय, आरती, विरक्ति, दुख। अंगना, स्त्री, अनु, एक उपसर्ग, अविराम, लगातार, निरंतर, अभय, दोनों, अली, सखी, आदि, अभ्यास, अदरक, आवास, वासना, आवरण, गहना, आर्त, दुखी, उद्धत, उद्दंड, कुल, वंश, कर्म, कार्य, कीर्ति, मृग, चर्म। और नीचे में कपि, कुंती, हाँ पढ़िए पढ़िए। तिष्यन, धारदार,
धारदार आकार, रूप, सूरत, आयात, बाहर से आना, इतर, दूसरा, अपकार, बुराई, कंकाल, टटरी, कीर्ति, यश, कर्ण, कान, एक नाम, कपिस, मटमैला, किला, गढ़। गढ़, हाँ ठीक है। अब इधर में जो दिया है मैं पढ़ देता हूँ। अंगना का आंगन, अनु का कर्ण, अभिराम का सुंदर, अभय का निर्भय, अली का भौरा, आदि का आरंभ, अंश का हिस्सा, अंबुधि का सागर, अनल का आग, आगम का प्राप्ति, अकथ का जो नहीं कहा जाए अकथ, अवधि का अवध देश की भाषा, आरती का धूप दीप दिखाना, आकर का खान, आयत का समकोण चतुर्भुज, इत्र का सुगंध, उपकार का भलाई, कंगाल का गरीब, कृति का रचना, कांति का चमक, करण का एक कारक, कपीश का हनुमान, किला का गाड़ा, आभास का झलक, आमरण का मरण तक, आर्द्र का गीला, उद्धत का तैयार, कुल का किनारा, कृति का निपुण, कृपण का कंजूस, कुंतल का सिर के बाल, कपि का बंदर, कटीली का कांटदार, छत्र का छाता, कोश का खजाना, गण का समूह, गुड़ का शक्कर, चक्रवात का बवंडर, जलज का कमल, छात्र का क्षत्रिय संबंधी, खोया का गुम हो गया, गृह का घर, चोर का कपड़ा, चीर का कपड़ा, जगत का संसार, फिर छात्र का विद्यार्थी, खोआ का दूध का बना ठोस पदार्थ, ग्रह का सूर्य, चिर का पुराना, जगत का कुएं का चौतरा, छत्र का क्षत्रिय, कोश का शब्द संग्रह, गण्य का गिनने योग्य, गूढ़ का गंभीर, चक्रवाक का चकवा पक्षी, जलद का बादल। ध्वन्यात्मक या अनुकरण मूलक शब्द वह है मनुष्य अथवा पशु पक्षियों द्वारा अनेक प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त किया जाता है। इन ध्वनियों को प्रायः हिंदी में जो है शब्द युग्म द्वारा ही लिखा जाता है अथवा बोला जाता है। जो पहला शब्द होता है वही दूसरा भी होता है। जैसे कांव कांव, खट खट, छप छप, झन झन, टन टन, टिक टिक, ये हो गया ध्वन्यात्मक शब्द। अब सार्थक और निरर्थक शब्द देखते हैं। इस प्रकार के शब्द युग्म में पहला शब्द सार्थक अर्थात एक निश्चित अर्थ वाला होता है, जबकि दूसरा शब्द मात्र उसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य दिन में लगभग 100 से 150 शब्द निरर्थक बोलता है। जैसे चाय वाय, घर वर, दुकान वुकान, पतंग वतंग, लकड़ी वकड़ी, हाथ वात। दूसरा है उद्देश्य परक शब्द। इस प्रकार के शब्द युग्म किसी उद्देश्य विशेष को लेकर बनाए जाते हैं। उद्देश्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। तो इस प्रकार युग्म कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आवश्यकता और आवश्यकता परक युग्म, प्यास, पानी, भूख, भोजन आदि। विपरीत गुण वाले शब्दों का युग्म, जैसे आग पानी, राजा रंग, महात्मा दुरात्मा। विकल्पों का युग्म, चाय कॉफी, रोटी पराठा। तत्सम और तद्भव, जैसे दंत दांत, कपाट किवाड़, आश्चर्य अचरज। अर्थ परक युग्म, भिन्न उच्चारण एवं वर्तनी वाले समानार्थी शब्दों को अर्थ परक युग्म शब्द कहते हैं। जैसे ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, क्रोध, बैर इत्यादि। विलोम या विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं कुछ, जैसे अनाथ, जैसे कि अनाथ का सनाथ, अल्पज्ञ क्या बहुज्ञ, अवंता, अवनाथ, अवनत का उन्नत, अज्ञ का विज्ञ, अमृत का विष, अंतरंग का बहिरंग, अल्पायु का दीर्घायु, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अगम का सुगम और रुचि का रुचि, अतिवृष्टि का अनावृष्टि,
अनुराग का विराग, आशा का निराशा, अंत का आदि, अस्त का उदय, अग्नि का जल, अति का अल्प, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, आचार का अनाचार, आदान का प्रदान, आकाश का पाताल, आकर्षण का विकर्षण, इहलोक का परलोक, उदार का कृपण, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उपर्युक्त का अनुपयुक्त, उदयाचल का अस्ताचल, उत्थान का पतन, अवनी का अंबर, अनुकूल का प्रतिकूल, आस्तिक का नास्तिक, अमावस्या का पूर्णिमा, अमर का मर्त्य, अपमान का सम्मान, अंधकार का प्रकाश, आगामी का विगत, आत्मा का परमात्मा, आयात का निर्यात, आकीर्ण का विकीर्ण, आजादी का गुलामी, ईश्वर का जीव, इच्छा का अनिच्छा, उपयोग का दुरुपयोग, उच्च का निम्न, उत्तरायण का दक्षिणायन, उधार का नकद। कीर्ति का उपकीर्ति, करुण का निष्ठुर, कर्मण्य का अकर्मण्य, कठोर का कोमल, कृतज्ञ का कृतघ्न, कर्म का निष्कर्म, खेद का प्रसन्नता, वरदान का अभिशाप, विवाद का निर्विवाद, विस्तृत का संक्षिप्त, विधवा का सधवा, वीर का कायर, व्यस्त का अव्यस्त, और एक मिनट, इधर कहां से पढ़े थे? उपयोग का दुरुपयोग, उच्च का निम्न, उत्तरायण का दक्षिणायन, उधार का नकद, कुरूप का स्वरूप, कृत्रिम का प्रकृत, कोप का कृपा, कृष्ण का शुक्ल, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कपटी का निष्कपट, गणतंत्र का राजतंत्र, विधि का निषेध, विशिष्ट का साधारण, बहिष्कार का स्वीकार, विशाल काय का लघुकाय, वृहत का लघु, और व्यावहारिक का अव्यावहारिक। तो इस प्रकार से यह चैप्टर खत्म हुआ। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 57। 80 शब्द का अर्थ है मधु, तलवार, भौरा और सखी। क्या होगा अंकित? 80 जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ होता है तलवार। दूसरा प्रश्न है किसी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके समूह को क्या कहते हैं? शब्द भंडार, संग्रह, शब्दावली और तीनों नहीं, उसको कहते हैं शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द को डैश डैश में है। पहला ऑप्शन विरुद्धार्थी भी कहते हैं, दूसरा है प्रतिशब्द भी कहते हैं, तीसरा है संग्रह भी कहते हैं, चौथा है विशेषता भी कहते हैं, प्रतिशब्द भी कहते हैं। उत्तर होगा अमृत का पर्यायवाची शब्द है चौथा पीयूष, सुधा, अमीय या उपरोक्त तीनों होगा। हाथी का पर्यायवाची शब्द है कुंजर, कनक, सिंह, पन्नग। क्या होता है? कुंजर होगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है 12वां वो है पारिभाषिक शब्दावली। इसको पढ़िए तो अंकित। अंकित हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है 12वां चैप्टर है वो है पारिभाषिक शब्दावली। तो विभिन्न ध्वनियों के संयोग और मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। भाषा में प्रायः सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत, रचना, अर्थ और प्रयोग के आधार पर शब्दों का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। हिंदी में प्रयोग विषय या प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्द को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है सामान्य शब्द। तो सामान्य शब्द क्या है? सामान्य शब्दों का संबंध जीवन और जगत के सामान्य व्यवहार तथा बोलचाल आदि से है। ऐसे शब्द रोजमर्रा के सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं जैसे खाना पीना, चलना, माँ पिता, ठंडा गरम, रोटी पानी, कलम इत्यादि।
दूसरा है अर्ध परिभाषिक शब्द। तो सामान्य शब्दों के अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो सामान्य तथा परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। सामान्य शब्द तो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, किंतु अर्ध परिभाषिक शब्द को उसकी विशेषताओं के द्वारा पहचाना जा सकता है, जैसे यथा, माया, विपदा, वेदना, सृजन, आपत्ति, रस, अर्थ आदि। ऐसे अनेक शब्द हैं जो अर्ध परिभाषिक शब्द हैं। परिभाषिक शब्द को तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। वस्तुतः टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के पर्याय के रूप में हिंदी में परिभाषिक शब्दावली अथवा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। हम यहाँ परिभाषिक शब्द का विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। विख्यात कोशकार डॉक्टर रघुवीर ने परिभाषिक शब्द की व्याख्या देते हुए लिखा है कि जिन शब्दों की अर्थ सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिसकी सीमा नहीं बांधी जाती वे सामान्य शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों ने देखा होगा कि विभिन्न विषयों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका इस विषय के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ होता है, और ऐसे शब्द उस विषय के किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। यदि पाठक इस विशेष अर्थ को नहीं जानता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी प्रकार किसी ग्रंथ के अध्ययन और लेखन में हमारे सामने कई प्रकार के शब्द आते हैं। जब हम किसी ग्रंथ का एक भाषा में दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके बदले हम दूसरी भाषा के एक से अधिक पर्यायों में से इच्छा अनुसार किसी एक को चुनकर प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है उसमें ऐसे शब्दों के उपयुक्त पर्याय का भी प्रयोग किया जा सकता है जिसका विशिष्ट और सुविचारित अभिप्राय होता है। ऐसे ही विशिष्ट शब्दों को परिभाषिक शब्द कहा जाता है। पारिभाषिक शब्द की परिभाषाएं। पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का पर्याय है। कोश ग्रंथों के अनुसार टेक्निकल का अर्थ है विशिष्ट कला विज्ञान तथा शिल्प विषयक अथवा विशिष्ट कला के बारे में। इससे तात्पर्य यह हुआ कि परिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसकी विविध विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। अंकित पढ़िए तो यहाँ से आप चैम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी से पढ़िए तो। अंकित यू आर नॉट देयर। चैम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी के अनुसार पारिभाषिक शब्दावली विशिष्ट विचारों को लिपिबद्ध करने के हेतु ग्रहण, अनुकूल और निर्माण द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतीक मात्र है। रैंडम हाउस के अनुसार विज्ञान अथवा कला जैसे विशिष्ट विषयों की तकनीकी अभिव्यक्ति हेतु किसी अनिश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त शब्द है भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, ज्यामिति, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मानविकी, दूरसंचार तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में परिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं। निष्कर्षतः परिभाषिक शब्द ऐसा शब्द है जो विशेष रूप में प्रयुक्त किया जाता हो, जो विशेष रूप से जो विषय विशेष की सुनिश्चित धारणा को प्रकट करता हो, जिसकी अर्थ सीमा सुनिश्चित हो। अंकित पेज नंबर 59। परिभाषिक शब्द का महत्व। आज का युग विज्ञान और प्रवृत्ति का युग है।
विज्ञान की पेज नंबर 59। विज्ञान की नई उपलब्धियों, विभिन्न ज्ञान विज्ञान के चिंतन, क्षितिज से समुचित परिचय करने कराने के लिए सामान्य शब्दों का नहीं बल्कि विशिष्ट शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। जिस भाषा में जितने अधिक परिभाषक शब्दों का रचाव जमाव होगा, वह भाषा आज उतनी ही संपन्न कहलाएगी तथा समकालीन जीवन जगत के लिए उतनी ही अधिक उपयुक्त कही जाएगी। किसी भी भाषा में समुचित परिभाषिक शब्द की विद्यमानता उस भाषाभाषी वर्ग के बौद्धिक उत्कर्ष की परिचायक होती है और उसका अभाव बौद्धिक दरिद्रता का। सचमुच समर्थ राष्ट्र की भाषा में परिभाषिक शब्दावली के निर्माण तथा विकास की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। जिस प्रकार जिस भाषा में परिभाषिक शब्द नहीं है, वह बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की भाषा है। आज कोई भी भाषा परिभाषिक शब्दावली के स्तर पर निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती। इस प्रक्रिया के रुकने का अर्थ होता है ज्ञान विज्ञान के रथ के पहियों का रुक जाना। हिंदी के संदर्भ में परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। उसे स्वतंत्रता के बाद, संघर्ष के बाद संघ की राजभाषा, हिंदी प्रदेश की राजभाषा तथा हिंदी प्रदेशों में सह राजभाषा का पद प्राप्त हुआ है। अतः इस गंभीर उपयोग के लिए भाषा का सर्वांगीण विकास अनिवार्य है। समस्त ज्ञान विज्ञान विधि आदि की ज्ञान शाखाओं को परिभाषित शब्दावली का से संपन्न करना जरूरी है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के स्थान पर हिंदी के परिभाषिक शब्दों का होना आवश्यक है। अब प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हिंदी का प्रयोग होने लगा है। अतः विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्दावली का होना जरूरी है। नए राजनीतिक संदर्भ, नई शिक्षा ने हिंदी में नई शब्दावली के निर्माण की समस्या को उत्पन्न कर दिया है। नई शब्दावली के निर्माण की समस्या प्रस्तुत करने के पूर्व परिभाषिक शब्द की सामान्य विशेषताओं की ओर दृष्टिपात कर लिया गया है। अंकित, पारिभाषिक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, पारिभाषिक शब्द परिभाषित होते हैं, अर्थात ऐसे शब्दों को उनकी संकल्पना के अनुसार परिभाषा या व्याख्या देकर समझा जाता है अथवा समझना पड़ता है। यथा घनत्व, वोल्ट, कुंडली, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, गुणांक आदि। परिभाषिक शब्द की एक विशेषता है उसकी असामान्यता, अर्थात ऐसे शब्द से संबद्ध विचार, भाव या संकल्पना आदि सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते। जैसे प्रतिभू, कीड़ा पिंगला, रक्ताणु, कार्बनिक आदि। परिभाषिक शब्द दुरूह होते हैं। कुछ परिभाषिक शब्दों में ऐसा आशय छिपा रहता है जो शब्द के विशेष से स्पष्ट नहीं होता तथा उसे जानने के बाद भी परंपरा और प्रयोग द्वारा ही समझा जाता है। जैसे काव्य शास्त्र का चित्र तुर्गन्याय, दर्शन शास्त्र का ब्रह्म, माया, कुंडलनी, अहित आदि। परिभाषिक शब्दों में चूंकि प्रमुख भाव या विचार होते हैं, अतः प्रयोग के समय उनके अर्थ को व्याख्या या परिभाषा देकर तापीय, नाभिकीय, कंपोज, एंटेना, सॉफ्टवेयर आदि। पारिभाषिक शब्दों के पांचवा, पारिभाषिक शब्दों के अर्थ अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उनका सही अर्थ जानना आवश्यक है।
जैसे प्रतिभू तथा प्रतिभूति। प्रतिभू मतलब श्योरिटी, गारंटी, वारंटी, और प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी। ताप मतलब हीट, तापमान मतलब टेम्परेचर, गति मतलब स्पीड तथा वेग मतलब वेलोसिटी आदि। पारिभाषिक शब्द विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट किंतु अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कल्चर शब्द मानविकी में संस्कृत के अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु कृषि विज्ञान में कल्चर से तात्पर्य कृषि से है। जैसे सीरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। इसी प्रकार सैन्य विज्ञान में सिक्योरिटी शब्द का अर्थ है सुरक्षा, किंतु बैंकिंग में सिक्योरिटी का अर्थ है प्रतिभूति। अर्थात प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी, जो आप लोन लेते हैं तो जो सिक्योरिटी देते हैं, गारंटी देते हैं, उसी को बोलते हैं। अर्थात किसी एक जन क्षेत्र के पारिभाषिक शब्द के लिए दूसरा कोई भी पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे विधि में प्रयुक्त नोटिफिकेशन, अंतरिक्ष में प्रयुक्त इनसेट आदि के पर्यायवाची पारिभाषिक शब्द में प्रयुक्त नहीं हो सकते। ठीक है। अंकित कहाँ है जी? जी सर। कहाँ चले गए थे जी आप? कहीं तो नहीं थे सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो मतलब रहा। तो आपको सुनाई दे रहा है कुछ? कितना बार मैंने बुलाया आपको, आपने एक बार भी आवाज नहीं दिया। बताइए तो कहाँ पढ़ रहे थे? पारिभाषिक शब्दावली को। तो आपको आवाज देना चाहिए ना, हाँ सर या नहीं सर, कुछ भी। बताइए। यहाँ से पढ़िए तो आप जी। पारिभाषिक शब्दावली के गुण पढ़िए। जी। पारिभाषिक शब्दावली के गुण। किसी भी जरा जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, ठीक है। किसी भी पारिभाषिक शब्दावली में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ निश्चित तथा स्पष्ट होने चाहिए। पारिभाषिक शब्दों में प्रत्येक उपसर्ग आदि जुड़कर परिवर्तन किए जाने की गुंजाइश रहनी चाहिए। जैसे अफसर, सचिव, अपर कलेक्टर। 3, समान पारिभाषिक शब्दों में एकरूपता होनी चाहिए। चौथा, पारिभाषिक शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल तथा सुबोध होना चाहिए। पांचवा, प्रत्येक पारिभाषिक शब्द की स्वतंत्र सत्ता होनी चाहिए। छठवां, पारिभाषिक शब्द का निर्माण यथासंभव लघु होना चाहिए। सातवां, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण यथासंभव एक ही मूल शब्द से किया जाना चाहिए। आठवां, पारिभाषिक शब्द विषय वस्तु के अनुरूप होने चाहिए। नौवां, पारिभाषिक शब्दावली में संक्षिप्तता के साथ साथ सांकेतिकता भी होनी चाहिए। 10वां, सामान्यता पारिभाषिक शब्द मूल हो, व्याख्यात्मक नहीं। वैसे अहिंसा एक पारिभाषिक शब्द है, इसके स्थान पर किसी के प्रति हिंसा का भाव न रखना चाहिए नहीं हो सकता है। यह पारिभाषिक शब्द अहिंसा का की व्याख्या है। 11वां, अन्य भाषा से गृहीत पारिभाषिक शब्द को अनुकूल की निर्माण प्रक्रिया के द्वारा अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार ढाल लेनी चाहिए। 12वां, पारिभाषिक शब्द ऐसा हो जिससे उसके अर्थ में संबद्ध छायाओं का प्रकट करने वाले शब्द बनाए जा सके। आगे। पारिभाषिक शब्दों के प्रकार। प्रयोग की दृष्टि से पारिभाषिक शब्द को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है आंशिक या अपूर्ण पारिभाषिक शब्द, दूसरा है पूर्ण पारिभाषिक शब्द। तो आंशिक वाला पढ़ते हैं हम लोग, आंशिक या अपूर्ण पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक ऐसे शब्द हैं जो विषय विशेष से संबद्ध प्रकृति में समझना आवश्यक है ताकि उनके प्रयोगों में संदिग्धता न हो। जैसे
प्रज्ञा, अंतरिक्ष विशेष अर्थ देते हैं, अतः पारिभाषिक स्वरूप का निर्वाह करते हैं। लेकिन जब उस विषय क्षेत्र से बाहर उनका प्रयोग होता है तो उनका पारिभाषिक अर्थ नहीं रहता, सामान्य अर्थ ही रहता है। जैसे असंगति शब्द काव्य शास्त्र विषय में एक विशेष अलंकार का वाचक है, विशेष पारिभाषिक शब्द है। शक्ति शब्द भी इसी प्रकार का है, पर सामान्य प्रयोग में असंगति और शक्ति शब्द के पारिभाषिक अर्थ नहीं है। ऐसे शब्दों को अपूर्ण अथवा आंशिक पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है। पूर्ण पारिभाषिक शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका पारिभाषिक शब्द के रूप में ही प्रयोग होता है, जैसे सामान्य प्रसंग में होता ही नहीं है। ऐसे शब्द पूर्ण पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त पंचसंधि शब्द इतना रूढ़ पारिभाषिक शब्द है कि इसका अन्यत्र किसी प्रसंग में प्रयोग हो ही नहीं सकता। यही स्थिति नाट्य शास्त्र के अर्थ प्रकृति शब्द की है। सो लॉजाइनस के सब लाइम का प्रयोग भी परिभाषित अर्थ में ही संभव है। तो प्रशासनिक परिभाषिक शब्द है एडहॉक, उसका मतलब है तदर्थ। असेंबली का मतलब है सभा। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है प्रशासक, ये परिभाषिक शब्द है। बिल का मतलब विधेयक। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद। अलाउंसेस का मतलब भत्ता। ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्तता। एक्टिंग का मतलब कार्यकारी। इलेक्शन का मतलब चुनाव। तो पेज नंबर 60 तक हम लोगों ने पढ़ा। इसके साथ ही हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में